नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की पेशकश टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज के कला और संस्कृति खंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सफर को। जैसा कि हमारी कोशिश है कि अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर कदम बढ़ाने के लिए यह पेशकश आपके सामने लाई गई है। तो इस संदर्भ में हम करंट अफेयर के आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों को संजोकर आपके सामने लाए हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज के संदर्भ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ये 7 उत्पाद कौन कौन से हैं इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखें चर्चा में क्यों है, तो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए, अपनी विशेष भौगोलिक पहचान के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे विशिष्ट उत्पाद हैं जिसको हाल ही में चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा प्रदान किया गया। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका मुख्यालय हम कह सकते हैं कि भारत में जो है वो चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय है और इसी के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। कौन कौन से यूपी के 7 उत्पाद हैं, तो जरा सा नजर हम डालते हैं। सबसे पहले अमरोहा ढोलक। ढोलक एक वाद्य यंत्र आप सभी को पता है, तो अमरोहा का जो ढोलक है इसको जीआई टैग दिया गया है। दरअसल ये एक प्राकृतिक लकड़ी से बना एक वाद्य यंत्र है। आप देख सकते हैं तस्वीर में प्राकृतिक लकड़ी से बना है। कौन कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पर आम की लकड़ी, कटहल की लकड़ी और सागौन की लकड़ी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। विशेष तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अन्य लकड़ियों का इस्तेमाल करके भी इसको बनाया जाता है। इसको मढ़ने के लिए जो किनारे का पोर्शन होता है जिससे ढोलक बजने का काम होता है, तो उसमें चमड़े का प्रयोग होता है। अब आप देखें पशुओं की खाल से उसका निर्माण होता है। आमतौर पर किसकी खाल का इस्तेमाल किया जाता है, तो बकरी की खाल का इसमें उपयोग किया जाता है। और अमरोहा का ये ढोलक प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग दिया गया है इसकी विशेष सांस्कृतिक पहचान के लिहाज से। दूसरा है बागपत होम फर्निशिंग घरेलू साज सामान। बागपत जिले का जो घरेलू साज सामान है, होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट है, उनको भी जीआई टैग दिया गया है। बागपत और मेरठ ये अपने विशिष्ट हथकरघा उद्योग के लिए जो घरेलू साज सामान है, हाथ से बनाए हुए जो इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। और इन्हीं उत्पादों के सुप्रसिद्ध होने के कारण, इन विशेष क्षेत्र से इसकी पहचान होने के कारण इसमें विशेष सूती धागे का उपयोग किया जाता है और उसी से इनका निर्माण होता है। ये विशेष होते हैं, काफी फेमस हैं, इसलिए इनको भी बागपत और मेरठ के हैं। तो बागपत होम फर्निशिंग घरेलू साज सामान को भी जीआई टैग दिया गया है। बेसिकली करघे पर इसका निर्माण किया जाता है। आपको पता है कि हैंडलूम से इसका निर्माण हुआ है। बाराबंकी हथकरघा उत्पाद, बाराबंकी का जो हथकरघा उत्पाद है वो भी जीआई टैग पाने में सफल रहा। तो बाराबंकी और इसके आसपास के क्षेत्रों में आप देखेंगे कि 50,000 से अधिक बुनकर और लगभग 20,000 करघे हैं। और ऐसी दिशा में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका निर्माण कार्य कितना प्रबलता से इसका निर्माण किया जा रहा है। बाराबंकी क्लस्टर का जो वार्षिक राजस्व है वो भी काफी ठीक ठाक है, 150 करोड़ रुपए के आसपास है। तो इसको भी, बाराबंकी जो हथकरघा प्रोडक्ट है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अगला है काल्पी हस्त निर्मित कागज। काल्पी का हाथ से बनाया गया जो कागज है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। काल्पी का ये जो हस्त निर्मित जो कागज है, वहां की विशिष्ट पहचान का द्योतक है। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। और इस शिल्प को पहली बार 1940 के दशक में एक गांधीवादी मुन्ना लाल खद्दारी, इनका नाम था, मुन्ना लाल खद्दरी के द्वारा ही सबसे पहले पेश किया गया था। उनके द्वारा पेश करने के बाद धीरे धीरे इसकी ख्याति बढ़ी और अंत में इसको वर्तमान समय में जीआई टैग भी प्राप्त हुआ। इसकी जड़ें अगर देखेंगे तो काल्पी के इतिहास में और भी पुरानी है, लेकिन बहरहाल 1940 के दशक में मुन्ना लाल खद्दारी द्वारा इसको पेश करने के साथ ये पटल पर आता है और फिलहाल इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प। अर्थात हस्तशिल्प का मतलब ही है कि हाथ से जिस शिल्प को तराशा जाए। गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा जनपद का है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। क्या है, तो ये पत्थर से, पत्थर को तराश कर कुछ अद्वितीय पत्थर शिल्प का निर्माण किया जाता है। कुछ सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनाई जाती हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए जो पत्थर होते हैं उसको पायरोफ्लाइट स्टोन, इनका वैज्ञानिक नाम है। एक विशेष प्रकार का पत्थर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको पायरोफ्लाइट स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये काफी नरम पत्थर होता है और नरम पत्थर होगा तो उसको तराशना, उसकी कलाकृति बनाना आसान होगा। और साथ ही चमकदार सफेद रंग का यह पत्थर है, जैसा कि ये प्रोडक्ट बना हुआ है आप देख सकते हैं। और मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाया जाता है और इसी क्षेत्र में इस कला का भी संरक्षण है, इस कला की विशेष पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, इस लिहाज से इसको भी
महोबा का गौरा पत्थर भी, इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। मैनपुरी तारकशी, अब देखिए तारकशी नाम से स्पष्ट है कि तार के द्वारा कुछ ऐसी कलाकृति बनाई जा रही, इसलिए तारकशी नाम दिया गया। मैनपुरी जिले की है। मैनपुरी तारकशी एक लोकप्रिय कला है और इसमें लकड़ी पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर पीतल का तार जड़ के कुछ ऐसी सजावट की चीजें बनाई जाती हैं, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ की घरेलू आवश्यकता भी थी, क्योंकि परंपरागत रूप से जो खड़ाऊं होता था, खड़ाऊं क्या होता था, तो लकड़ी का सैंडल होता था। चमड़े को रिप्लेस करके कुछ सांस्कृतिक ऐसी मान्यताएं थी जिसके कारण ऐसा माना गया कि चमड़ा ठीक नहीं है, पवित्र नहीं है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए खड़ाऊं आया प्रचलन में। तो खड़ाऊं को सजाने के लिए इस कला का उपयोग, इस तारकशी का उपयोग किया गया था। फिलहाल मैनपुरी के तारकशी को यहाँ पर दिया गया। खड़ाऊं आप गांव में देखेंगे, काफी बुजुर्ग लोग खड़ाऊं पहन के पूजा करते थे। पूजा करते समय चमड़े की चीजें नहीं इस्तेमाल की जाती थी। साथ ही आप देखेंगे जब भगवान राम का वनवास हुआ था तो उन्होंने अपने भरत, जो उनके भाई थे, उन्होंने खड़ाऊं रख के अपना राजपाट चलाने के बारे में अपना प्रक्रिया आगे बढ़ाई थी। तो खड़ाऊं को काफी पवित्र माना जाता था। तो कुछ ऐसे ही सांस्कृतिक विचार थे जिसके कारण चमड़े के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग शुरू हुआ है। तो खड़ाऊं को सजाने के लिए भी मैनपुरी तारकशी का प्रयोग देखा गया। फिलहाल इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है संभल हॉर्न क्राफ्ट। संभल हॉर्न क्राफ्ट क्या है, तो मृत पशुओं से प्राप्त जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उससे उपयोग करके इसको बनाया जाता है। यह भी शिल्प पूरी तरह से हाथ से बनाया जाता है, हाथ से कारीगरी की जाती है, इसलिए इसको भी जीआई टैग दिया गया है। यह भी ध्यान रखेंगे, संभल का हॉर्न क्राफ्ट है जिसको जीआई टैग दिया है। अगला है करी इशाद आम को जीआई टैग मिला। करी इशाद आम कहाँ का है, सबसे पहले तो ये ध्यान रख लें, तो उत्तर कन्नड़ अर्थात कर्नाटक राज्य के अंकोला तालुक से इसका संबंध है। उत्तर कन्नड़ अर्थात कर्नाटक राज्य के अंकोला तालुक से संबंधित है। करी इशाद इस आम का नाम है और केंद्र सरकार ने इसको भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के थ्रू जीआई टैग प्रदान किया है। अब देखिए ये क्यों आम फेमस है, तो कुछ न कुछ इसकी अलग गुणवत्ता होगी, विशेष सुगंध होगी, इसका रमणीय स्वाद होगा, मुलायम इसकी लुगदी होगी, इसका आकर्षक कुछ ऐसा विशेष गुण होगा जो अन्य आमों से इसको अलग बनाता होगा। इस कारण ही, इसकी विशिष्टता के कारण इसको यह प्रदान किया गया। साथ ही आपको बता दें, माथा टोटागर्स फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को जीआई सर्टिफिकेट जारी किया गया, जो इस आम को संरक्षित करने का, बढ़ावा देने का काम करती है। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों के लिए भी जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से उत्पाद हैं उसको एक बार देख लें। याक चुरपी है, खाओ ताई एक प्रकार का खामती चावल है, साथ ही तांगसा वस्त्र है, एक टेक्सटाइल है, इसके लिए दिया गया है। इन तीनों को, याक चुरपी, खाओ ताई चावल और तांगसा वस्त्र के लिए अरुणाचल प्रदेश के इन तीनों को जीआई टैग दिया गया है। एक एक करके देखते हैं। याक चुरपी क्या है, तो याक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि याक जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला एक जानवर है, ये याक आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। इसके दूध से निर्मित एक प्रकार का पदार्थ है जिसको याक चुरपी कहा जाता है। प्रोटीन से काफी भरपूर होता है, काफी पौष्टिक आहार मानी जाती है। ये अरुणाचली याक के दूध से बनाई जाती है और आपको पता है कि ये एक दुर्लभ नस्ल है। अरुणाचली जो याक है वो दुर्लभ नस्ल है, बहुत बहुतायत नहीं पाए जाते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के बेसिकली जो पश्चिमी कामेंग है और तवांग जिला है, यहाँ पर ये पाया जाता है और इसी के दूध को निकाल के ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। और बेसिकली इसको पालने का काम जो करती है एक विशेष जनजाति करती है जिसको ब्रोक पास जनजाति के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा इनका पालन पोषण किया जाता है। इसी के दुग्ध से ये बनाने में काफी निपुण होते हैं। इसके काफी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये लाभदायक माना जाता है। प्रोटीन का प्रचुर स्रोत होता है चुरपी की, इसीलिए विशेष मान्यता है। अरुणाचल प्रदेश के दुर्लभ ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में आप देखेंगे पोषण के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसको देखा जाता है, इसलिए फिलहाल इसको भी जीआई टैग दिया गया है। अगला है खाओ ताई चावल। खाओ ताई इसका नाम है, खामती चावल। ये एक प्रकार का चावल है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या इसमें खास बात है, तो ये चिपचिपी प्रकार की किस्म है और ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो नामसाई क्षेत्र में पाया जाता है। नामसाई क्षेत्र कहाँ है, तो नामसाई क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश का जो उत्तरी पूर्वी भी हिस्सा है वो यहाँ पर यह क्षेत्र है। और ये 2014 में एक अलग जिले के रूप में आया था नामसाई क्षेत्र। उससे पहले वो लोहित जिले का पार्ट हुआ करता था। तो नामसाई क्षेत्र से इसका संबंध है और खम्पति जनजाति के किसानों के द्वारा इसकी खेती की जाती है।
तो खम्पति जनजाति के किसान जो है उनको भी आप याद रखेंगे। खाओताई जो चावल की एक किस्म है, चिपचिपी प्रकार की किस्म है, इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ की है? तो अरुणाचल की है। तांगसा टेक्सटाइल, तांगसा टेक्सटाइल अर्थात एक प्रकार का वस्त्र है। कहाँ है? चांगतांग जिले की तांगसा जनजाति के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। इसकी एक विशेष डिजाइन है, अपने विशेष डिजाइन के लिए विशेष पहचान रखता है, इस कारण इसको, इस पारंपरिक कौशल को इस क्षेत्र की पहचान से जोड़ा गया है, इसलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे तांगसा टेक्सटाइल। इससे पहले आपने देखा खाओताई चावल, और इससे पहले आपने देखा कि चुरपी जो एक विशेष दूध से बना हुआ पदार्थ था। ये तीनों ही अरुणाचल के हैं और इनको जीआई टैग दिया गया है। गोवा के काजू की काफी चर्चा है, आज से नहीं, काफी पहले से। कब से? जब पुर्तगाली यहाँ आए तब से। जब पुर्तगाली यहाँ आए तो गोवा की पहचान एक विशेष खाद्य पदार्थ के रूप में तो नहीं थी, क्योंकि पुर्तगाली जब यहाँ पर आते हैं तो वो वनों के वनीकरण के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, मिट्टी का क्षरण रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन धीरे धीरे गोवा की पहचान, जब आप 18वीं शताब्दी में जाएंगे तो देखेंगे कि इसकी पहचान, इसके खाने के स्वाद, इसकी गुणवत्ता के लिए धीरे धीरे ये फेमस होने लगा, और इतना फेमस हुआ कि अमेरिका के क्षेत्र में इसकी इतनी डिमांड बढ़ी कि इसका मूल्य भी काफी ज्यादा हो गया। तो ऐसे में फिलहाल इसको, गोवा का जो काजू है वो अन्य काजुओं की तुलना में आप देखेंगे काफी इसकी गुणवत्ता बेहतर है, और गोवा के काजू के नाम पे काफी डुप्लीकेसी होती है, गोवा का काजू बना के बेचा जाता है। तो इस डुप्लीकेसी को रोकने के लिए गोवा के काजू को जीआई टैग दिया गया, ताकि भौगोलिक संकेतक के आधार पर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वही बेचा जाए, इसकी डुप्लीकेसी ना हो सके और इसकी गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके, इसकी पहचान को संरक्षित रखा जा सके। तो हाल ही में आप देखेंगे गोवा के काजू कर्नेल को जीआई टैग मिला है, और ये इस उद्योग के लिए एक बेहतर काम हुआ है। साथ ही स्वयं पूर्ण गोवा मिशन जो चल रहा है वो इस दिशा में भी एक उपलब्धि माना जा रहा है। गोवा काजू, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अपनी विशेष गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। ये बेसिकली लैटिन अमेरिका में जो पूर्वोत्तर ब्राजील का एरिया है वहां पर ये वहीं उसी मूल का था, वहीं से ये यहाँ पर इसको पुर्तगाली लेके आए थे। लैटिन अमेरिका मतलब मैक्सिको, मध्य अमेरिका, कैरेबियन द्वीप और दक्षिणी अमेरिका को मिलाते हुए जो क्षेत्र है उसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। पूर्वी ब्राजील में इसका संकेंद्रण था, वहां से इसको 16वीं शताब्दी में लेकर पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, और उसके बाद पुर्तगाली जब यहाँ आए तब इसको, जब गोवा में ये उत्पादन होने लगा तो गोवा काजू के नाम से जाना गया। बेसिकली यहाँ की जलवायु ऐसी थी कि वहां पर जैविक काजू होता था, बिना खाद पानी के होता था, तो उसकी गुणवत्ता बेहतर होती थी। प्रारंभ में आपने, जैसा मैंने आपको बताया, वनीकरण और मृदा संरक्षण के लिए इस्तेमाल होता था। धीरे धीरे इसका आर्थिक मूल्य जो है वो 18वीं शताब्दी में पता चलता है। काजू उत्पादन अब जब पता चलता है तो ये कुटीर उद्योग से बढ़कर गोवा की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान देने वाला प्रोडक्ट बन जाता है। और इसका मुख्य कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका जैसे देशों में काफी डिमांड इसकी हो गई, इसकी गुणवत्ता से लोग परिचित हो गए, तो इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल अदा करने लगा। अगला है कटक रूपा तारकशी। क्या है भाई कटक रूपा तारकशी? तारकशी नाम से स्पष्ट है कि तार से संबंधित कोई चीज है, तो तार से उसको, इसका निर्माण किया जाता है। ये एक प्रकार की सजावटी वस्तु है। इसमें सिल्वर फिलिग्री कहते हैं, अर्थात सिल्वर के जो तार होते हैं उसका इस्तेमाल कर, तार अन्य भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन सिल्वर फिलिग्री के इस्तेमाल के आधार पर ये सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। और ये विशिष्ट विरासत है, यहाँ का शिल्प कौशल है। इसको चिन्हित करते हुए इसको भी भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहाँ का है? तो कटक। ध्यान रखिए, नाम से स्पष्ट है, कटक रूपा तारकशी को जीआई टैग मिला है। इसके इतिहास को देखें तो इसका इतिहास जो है वो मेसोपोटामिया से इसका इतिहास संबंधित है। वहां से लगभग 3500 ईसा पूर्व में फिलाग्री से आभूषण वहां पर सजाए जाते थे। इसी प्रकार के तार से जो है नक्काशी करने का काम किया जाता था। अब फारस और इंडोनेशिया के रास्ते कटक तक इसकी यात्रा हुई, अर्थात फारस और इंडोनेशिया होते हुए ये कटक तक पहुंचा और समुद्री व्यापार के मार्गों के माध्यम से यहां तक ये आया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में यह जानकारी भी प्रदान करता है और फिलहाल इसको जीआई टैग दिया गया। फिलिग्री जो विशेष रूप से क्या होता है, तो इसमें सोने, चांदी या तांबे के जो महीन तार होते हैं उन्हीं से सजावटी काम करने का काम किया जाता है। और मुख्य रूप से सोने और चांदी की जो सतहें होती हैं उन्हीं सतहों पर यह काम होता है। कटक रूपा तारकसी के साथ साथ इसके अलावा बांग्लार मलमल जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है, नरसापुर क्रोकेट लेस से कुछ तकिए का खोल, टेबल क्लॉथ, इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा लेस से, जो कि काफी जालीनुमा होता है। तो ये काम भी है, इसको भी मिला है आंध्र प्रदेश में जीआई टैग।
फिर कक्ष रोगन शिल्प, कक्ष का जो रोगन शिल्प है ये भी काफी पुराना है, 400 साल पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये फारस से आया था। बाद में यहाँ पर इसमें इस रोगन शिल्प में उसमें अरंडी का जो बीज होता है उससे तेल निकालते हैं, एक विशिष्ट पदार्थ तैयार करते हैं, उससे रंगने का काम करते हैं। तो कच्छ रोगन शिल्प जो गुजरात का है, इनको भी पारंपरिक शिल्प की विविधता के कारण, इनकी उत्कृष्टता के कारण इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। राजस्थान के 4 उत्पादों को मिला जीआई टैग। किसको किसको मिला तो देखते हैं। उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प, उदयपुर की है, राजस्थान के उदयपुर की है, कोफ्तगारी धातु शिल्प को मिला है। कहां से संबंधित है तो उदयपुर से संबंधित है। कोफ्तगार धातु शिल्प को भी जीआई टैग मिला है। अब क्या है कोफ्तगार धातु शिल्प, इसको देख लेते हैं। यह भी एक प्रकार की सजावटी कला है। आप यहां देख सकते हैं इसमें लोहे का बेस है और लोहे के बेस पर शुद्ध सोने और चांदी से जड़ाई का काम किया जाता है, सुनहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। कोफ्तगारी की विशेषता यह है कि इसका पूरा डिजाइन मुख्य रूप से तार के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसके ऊपर जो भी डिजाइनिंग है ये तार के द्वारा की जाती है, जो सोने और चांदी के तार जैसी संरचना होती है। कोफ्तगारी धातु शिल्प मुख्य रूप से क्या है तो मेवाड़ के राजपूताना क्षेत्र से इसकी पहचान है। बेसिकली उदयपुर जो है वो वही क्षेत्र है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो राजपूताना का बेल्ट है, तो वहां से इसकी विशेष पहचान है। इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट। कहां का है तो बीकानेर का है कशीदाकारी क्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। क्या है बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट तो देखिए, विशेष रूप से इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें महिला यहाँ की जो है उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है। महिलाएं ही इस पारंपरिक कौशल को जीवित रखी हैं, इसमें उनका योगदान है, उनके वजह से उनके हाथ की कारीगरी से यह जीवित है और इसको गिफ्ट देने की वस्तु के रूप में जाना जाता है, उपहार की वस्तु के रूप में जाना जाता है। अब इस क्राफ्ट के माध्यम से बीकानेर के बेसिकली जो मेघवाल समुदाय है वहां पर एक, इसी मेघवाल समुदाय की जो महिलाएं हैं उन्हीं के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो बीकानेर कशीदाकारी क्राफ्ट में आपको मेघवाल समुदाय याद रखना है, जिनकी महिलाओं के द्वारा इस कशीदाकारी क्राफ्ट को फिलहाल बनाया जाता है और इसी की वजह से इनकी एक विशेष पहचान है और इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जोधपुर बंधेज शिल्प काफी चर्चित है। जोधपुर का बंधेज शिल्प, बंधेज क्या होता है, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर इकट्ठा करके उसको बांध दिया जाता है। एक विशेष प्रकार का स्प्रिंग होता है, उससे बांध देते हैं और स्प्रिंग के साथ बांधने के बाद जब उसको कलर में डुबोया जाता है तो जो एरिया बंधा होता है वहां को छोड़ के बाकी में कलर लगता है और फिर उसकी डिजाइन तैयार होती है। इसी को बंधेज कहते हैं। तो जोधपुर में इस बंधेज शिल्प की काफी, वहां के जोधपुर के बंधेज शिल्प की काफी महत्ता है और इस शिल्प के बारे में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की साड़ियां या अन्य जो वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं और इसमें टाई डाई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपको बताया। बंधेज शिल्प एक अत्यधिक कुशल प्रक्रिया है, इसमें रंग संयोजन और मानव कौशल का प्रदर्शन आपको दिखाई देता है। अगला है बीकानेर उस्ता कला शिल्प। ये देखिए बीकानेर की उस्ता कला शिल्प के अंतर्गत ये वस्तुएं आपको बनी हुई दिखाई दे रही, इनको भी जीआई टैग मिला है। ये भी बीकानेर से ही संबंधित है और राजस्थान का एक शिल्प है जिसमें सोने से पेंटिंग और चमकीले मीना रंगों से स्थानों को भरा जाता है। ऐसा लग रहा है कि सोने से पेंटिंग, दरअसल ये सुनहरे रंग होते हैं जिनसे ये पेंटिंग की जाती है और शेष जो ये बीच का आपको स्थान दिखाई दे रहा है इसमें मीना रंगों को भर के इसको बनाया जाता है, ऐसी डिजाइन तैयार की जाती है। तो इसी की वजह से ये लंबे समय तक टिके रहने वाले सुनहरे रंग की जो इसमें नक्काशी है, इसमें जो सोने की सुनहरे रंग का प्रयोग है, उसकी वजह से इसको सोने की मनौती के रूप में भी या सोने की नक्काशी के रूप में भी इसको जाना जाता है। साथ ही आप देखेंगे इसके डिजाइन को विभिन्न रंगों से भरा जाता है, स्याही का उपयोग किया जाता है और गिलहरी के बालों से बने ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वजह से यह भी एक विशेष कला है। बीकानेरी उस्ता कला शिल्प एक विशेष कला है, इसमें गिलहरी के बाल के ब्रश का प्रयोग होता है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। गोवा बेबिंका क्या है भाई, गोवा बेबिंका तो गोवा बेबिंका एक मिठाई है, एक विशेष प्रकार की। कहां से संबंधित है तो नाम से स्पष्ट है, गोवा से संबंधित है, जीआई टैग पाया है, इस वजह से चर्चा में है। ये एक प्रकार का हलवा है, पुर्तगाली मिठाई है। दरअसल ये इंडो और पुर्तगाली अर्थात इंडिया और पुर्तगाल का मिला जुला जो कल्चर है उसका ये परिणाम है। ये क्लासिक लोकप्रिय गोवा की मिठाई है। फिलहाल गोवा में, जैसा आपको पता है कि गोवा में पुर्तगाली आए थे, 1498 में वास्को डी गामा गोवा आया था, उसके बाद आपको फ्रांसिस डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, निनो डी कुन्हा, ये एक लंबी परंपरा चली और गोवा सबसे लास्ट में आजाद हुआ, पुर्तगालियों से काफी बाद में आजाद हुआ। तो आप देखेंगे वहां पर पुर्तगाली कल्चर का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो गोवा में पुर्तगालियों के इंडो पुर्तगाली जो कल्चर है उसका परिणाम ये मिठाई भी एक है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करती है।
बेसिकली नारियल का जो दूध होता है और गोवा में जो अंडे होते हैं, उन अंडों को और नारियल के दूध को मिला के इस मिठाई का निर्माण होता है। कुछ इस प्रकार की दिखती है, केक के जैसी ये दिखाई देती है, तो इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है गोवा का मनकुराड आम। आम के नाम पे आपने अल्फांसो सुना होगा, काफी महंगा बिकता है, लेकिन ये उससे भी महंगा बिकता है मनकुराड आम। ये आम की भी विशेषता है, दरअसल इसको भी जीआई टैग दिया गया है, गोवा का मनकुराड आम। ये वहां का एक प्रमुख फल है। ये पीले सुनहरे नारंगी रंग के कारण आमों के राजा के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो याद रखेंगे, गोवा का जो मनकुराड आम है इसको आमों के राजा के रूप में भी जानते हैं। और इसका एक विशेष स्वाद होता है, इसमें मसालों के जैसा टेस्ट आता है, इस वजह से भी ये विशेष है। इसकी विशेषता है दालचीनी जैसा स्वाद आएगा, मसालों जैसा स्वाद आएगा, शहद जैसा स्वाद आएगा। तो इसका मिला जुला एक स्वाद है। ये अपने विशेष स्वाद के लिए इसको आमों का राजा भी कहा जाता है और काफी महंगा बिकता है, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया। मैटी केला, नाम से स्पष्ट है, एक प्रकार का केला है। ये चित्रों में आप देख सकते हैं। मैटी केला कहाँ का है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ का? कन्याकुमारी जिले का है। कन्याकुमारी जिले की मूल किस्म है और इसकी भी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं, कुछ विशेष गुण है। उन अनूठी विशेषताओं गुणों की वजह से, विशेष भौगोलिक पहचान की वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से इसका संबंध है और आमतौर पर इस केले को बेबी बनाना के नाम से भी जाना जाता है। बेबी बनाना के नाम से भी इसको जाना जाता है। परीक्षाओं में पूछ सकता है कि बेबी बनाना किसे कहते हैं, कहां से संबंधित केला है, तो आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में कन्याकुमारी मूल का ये बेबी बनाना केला है, जिसको कि मैटी केला के नाम से जानते हैं। इसको जीआई टैग हाल ही में प्रदान किया गया और ये इसकी लंबाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला है बेरी नाग चाय। बेरी नाग चाय चर्चा में क्यों है? तो उत्तराखंड में बेरी नाग चाय को भी जीआई टैग दिया गया है। यह हिमालय के जंगल में उगने वाले एक पौधे के पत्तियों से बनाया जाता है। आपको पता है कि चाय जो है वो पत्तियों से ही निर्मित होता है, तो उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर वो बनता है। ये अपने स्वाद, सुगंध और रंग के लिए प्रसिद्ध है। बेरीनाग मंदिर है और इसी मंदिर के नाम पर इसका नाम बेरीनाग चाय रखा गया है। तो ये उत्तराखंड से इसका संबंध है, याद रखिएगा आप लोग। उत्तराखंड का लाल चावल। अब देखिए, उत्तराखंड का जो लाल चावल है कहां से संबंधित है? तो पुरोला क्षेत्र से संबंधित है और पुरोला क्षेत्र में ही ये जैविक कृषि अर्थात जैविक कृषि के माध्यम से उगने के कारण यह चर्चित में है। और साथ में आपको बता दें कि पुरोला क्षेत्र कहाँ है, यह भी आप जाने, यह उत्तरकाशी जिले में है। उत्तरकाशी जिले में देखें आप, काफी आपदाओं के दृष्टिकोण से उत्तरकाशी काफी संवेदनशील जिला माना जाता है। तो वहां पर ये चावल होता है पुरोला क्षेत्र में और इस चावल में जैविक रूप से इसको उगाया जाता है। कुछ विशेष गुण होते हैं, ये काफी पौष्टिक होता है। अपनी पौष्टिकता के कारण ये हृदय रोग और मधुमेह, हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। डायबिटिक लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है और आजकल ये दोनों ही बीमारियां बहुत ज्यादा आम हो गई हैं, हमारी ऐसी जीवन शैली है उसकी वजह से। तो इस चावल का बड़ा इंपॉर्टेंस है जो पुरोला क्षेत्र उत्तराखंड में उग रहा है। इस दृष्टिकोण से देखें तो एक प्रकार का औषधीय गुण अपने अंदर संजोए हुए है, तो इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया। लाकाडोंग हल्दी। हल्दी में भी औषधीय गुण होते हैं। हल्दियों में भी ये विशेष हल्दी है। कहाँ की है? तो मेघालय की है। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया है और ये दुनिया की ऐसी हल्दी है कि इसको दुनिया की सबसे अच्छी किस्मों में शुमार किया जाता है। तो याद रखेंगे, मेघालय में पाई जाने वाली लाकाडोंग हल्दी को दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी की हल्दी में स्थान ये अपनी रखती है। इसकी वजह से इसकी विशेष महत्ता है। इसमें जो करक्यूमिन होती है, जो हल्दी में पाया जाता है, उसकी मात्रा 6.8 से 7.5% होती है। इस लिहाज से इसका विशेष महत्व है। इसका रंग गहरा होता है और इसे उर्वरकों के बिना उपयोग में, बिना मतलब इसका पैदावार होता है, इस लिहाज से ये और महत्वपूर्ण है। जैसे गोवा का काजू था, वो उर्वरक के बिना था, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। उसका स्वाद जो था वो नेचुरल था, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं थी। तो इसे भी जैविक रूप से उगाया जाता है। भारत का क्या विश्व का पहला जैविक राज्य कौन सा है? कमेंट करके आप बताएं। और दूसरा भी भारत में जैविक राज्य है, उसको भी कमेंट करके बताएं जहां पर पूर्ण रूप से 100% जैविक खेती होती है। यह जैंतिया हिल्स के लाकाडोंग क्षेत्र में इसको उगाया जाता है और करक्यूमिन की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसी कारण अपने विशेष औषधीय गुणों की वजह से इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। अगला है सितार और तानपुरा को मिला जीआई टैग। सितार और तानपुरा दोनों वाद्य यंत्र हैं, आप देख सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक छोटे शहर मिराज, शहर का नाम है मिराज, याद रखेंगे मिराज। और किस चीज का नाम है, चर्चा में रहता है मिराज, वो आप कमेंट करके बताएं।
सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए, मिराज में सितार और तानपुरा दोनों बनाने की परंपरा 300 साल से भी अधिक से यहाँ पर है। इस वजह से इस विशेष स्थान से सितार और तानपुरे के निर्माण से संबंधित है। महाराष्ट्र का मिराज जो जिला है। अब इसको बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाई जाती थी? तो दरअसल इसको बनाने के लिए कर्नाटक के जंगलों से लकड़ी खरीदी जाती है और फिर इसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। मिराज में ये सितार और तानपुरे जो बनते हैं, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे तो जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा सीमित है, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसने अपना स्थान बनाया है अपनी विशेष कला के कारण। इस वजह से इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और अब जीआई टैग मिलने के बाद इसको वो सपोर्ट मिल सकेगा जिसकी वजह से जो इसके सीमित संसाधन है उन संसाधनों की कमी को पूरा किया जा सके। सितार और तानपुरा सहित संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण की यहाँ जो परंपरा है वो 450 से अधिक कारीगर यहाँ पर इसमें फिलहाल इसमें संलग्न है। यहाँ पर ये कारीगर लगे हुए हैं, निरंतर इनको बनाने का काम कर रहे हैं। अगला है मौजुली मुखौटे को मिला जीआई टैग। जीआई टैग इसको भी प्राप्त हुआ है। ये एक प्रकार का मुखौटा है। कहां से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। यहाँ पर मौजुली पांडुलिपि पेंटिंग है जिसको कि इस पेंटिंग को करके इस मुखौटे को तैयार किया जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ की ये पारंपरिक तकनीकी है। ये हाथ से ही बनाया जाता है। इस मुखौटे को हाथ से ही इसकी पेंटिंग भी की जाती है और ये काफी जटिलता से इसको तैयार किया जाता है। और आप देखेंगे कि असम में जो नव वैष्णव परंपरा के तहत जो भक्ति संदेश थे उसमें जो कुछ नाटक का आयोजन होता था तो उन नाटकों के आयोजन के समय इन मुखौटों को पहना जाता था। साथ ही इसको पहन के नाटकीय प्रदर्शन करके पात्र अलग अलग किरदारों को निभाते थे। 15वीं 16वीं शताब्दी के जो सुधारक थे श्रीमद शंकर देव, इन्हीं के द्वारा ऐसा माना जाता है कि इसको शुरू किया गया था। और इन मुखौटों में देवी देवताओं, राक्षसों, जानवरों, पक्षियों को चित्रित किया जाता है, अर्थात अलग अलग रूप को ये प्रदर्शित करते हैं। उनको पहन के ये नाटककार अपने अपने किरदार को निभाते हैं। इन्हें बांस, मिट्टी, गोबर, कपड़ा, कपास और लकड़ी सहित विभिन्न सामग्रियों से बनाया जाता है। अर्थात इनको बनाने में जो सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या है? तो बांस है, मिट्टी है, गोबर है, कपड़ा, कपास, लकड़ी, ये विभिन्न सामग्रियां हैं जो इनको बनाने में इस्तेमाल होती हैं। इनका आकार केवल चेहरे को ढकने वाले, हम कह सकते हैं मुखा, अर्थात जो केवल फेस को ढकने वाला हो, उससे लेकर कलाकार के पूरे सिर और शरीर को ढकने वाले तक हो सकता है। जो पूरे सिर और शरीर को ढकेगा उसको चौमुख कहेंगे। अर्थात बड़े बड़े मुखौटे भी बनाए जाते हैं और केवल चेहरे को ढकने वाले मुखौटे भी बनाए जाते हैं जिनको मुखा और चौमुख के नाम से जाना जाता है। तो ये है बेसिकली माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के बारे में अगर देखें तो ये पेंटिंग धार्मिक कला का एक रूप है। यहाँ धर्म से संबंधित ये कला है और उसी का एक प्रतिरूप है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें घर में बनी जो स्याही है उसका उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ सांची पट या सांची अगर का जो पेड़ होता है, अगर का भी पेड़ होता है, सांची का पट पेड़ होता है, इसकी छाल से जो पांडुलिपियां होती हैं। पांडुलिपि क्या होता था? पांडुलिपि प्राचीन काल में आप देखे होंगे, जैसे कोई भी चीज प्रकाशित करनी हो, प्रकाशित करने से पहले आपने हाथ से उसको लिखा, तो हाथ से जो लिखी हुई जो मूल प्रति होती है जिसको इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, वही पांडुलिपि होता है। तो दरअसल ये पेड़ की छाल से बनी जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों पर ये बनाई गई थी और इस कला को अहोम राजाओं के द्वारा संरक्षित किया गया था। तो ये इससे संबंधित माजुली पांडुलिपि पेंटिंग के बारे में कुछ ऐतिहासिक तथ्य थे। भौगोलिक संकेतक से संबंधित ये पूरा का पूरा हमारा ये संदर्भ था, ये खंड था। भौगोलिक संकेतक क्या है? तो दरअसल इस पर एक नजर डाल लें। जीआई टैग जिसको भौगोलिक संकेत कहते हैं, एक ऐसा नाम या चिन्ह होता है जिसका उपयोग कुछ उत्पादों पर किया जाता है। ये उत्पाद क्या करते हैं? ये किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। अर्थात किसी विशेष जगह से अगर किसी उत्पाद का संबंध है तो उस विशेष जगह से संबंधित होने के कारण उसकी एक विशेष भौगोलिक पहचान होती है। ये जीआई टैग उसी को प्रदान किया जाएगा। इस बात से इस बात का प्रमाण होता है, प्रमाणित होती है ये बात, ये सुनिश्चित होता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है। अर्थात अगर जीआई टैग मिलता है, जैसे गोवा का काजू है, तो गोवा के लोग ही इस अधिकृत उत्पाद का प्रयोग कर पाएंगे। कोई और उनके काजू को उस नाम पर कि गोवा का असली काजू है नहीं बेच सकेगा। तो जिस भी जगह के किसी ऐसे प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिलता है तो उस विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की एक पहचान होती है, उसकी डुप्लीकेसी कोई और नहीं कर सकता है। इस लिहाज से उस विशेष सांस्कृतिक भौगोलिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए ये भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है। यह उत्पाद दूसरों के द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से बचाता है।
ये एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, तो इसके संबंध में ये कुछ बातें थी। तो उम्मीद है आज का यह संदर्भ आपको समझ में आया होगा। तो अगले हम संदर्भ में जल्द ही मिलते हैं। अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की राह आसान हो। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।